नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होगा, बढ़िया होगा। तो हम आ चुके हैं फिर से वापस आपके 9th क्लास की वीडियो लेके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को रेस्पॉन्स ठीक ठाक मिला है, ठीक है। और 9th क्लास की दूसरी वीडियो आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने देखा कि आपकी फ्रेंच सोसाइटी कहाँ कहाँ बटी हुई है। हमने पूरा बैकग्राउंड देख लिया, कौन कौन कैरेक्टर है इसमें। सबसे मेन कैरेक्टर है हमारे लुईस 16, क्लियर। और इसमें जो क्लर्जी, नोबेलिटी और थर्ड स्टेट, पूरा चैप्टर इन्हीं पे डिपेंड करता है। तो आज भैया हम आगे बढ़ते हैं आपके अपने नए चैनल द सोशल वर्ल्ड में, क्लियर। तो देखते हैं क्या है। अब देखिए, स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि भैया बात हो रही है सर्वाइवल को लेके। यानी कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मतलब बहुत कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा था। आखिर स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? स्ट्रगल हम कब करते हैं? जब कमी आती है किसी चीज़ की। तो इस टाइम में फ्रांस के अंदर कमी आ गई थी भैया आपके खाने की, ठीक है। अब खाने की कमी क्यों आई थी ये आगे बात करते हैं। 1715 की बात है, जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की भैया 23 मिलियन थी। कितनी थी? 23 मिलियन पॉपुलेशन थी आपकी फ्रांस की, क्लियर। कब? 1715 में। उसके बाद क्या होता है, 1789 आते आते, ठीक है, 1789 आते आते फ्रांस की पॉपुलेशन हो जाती है 28 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन का इजाफा होता है, क्लियर। 28 मिलियन पॉपुलेशन हो जाती है। 1715 में जो पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, ठीक है, और 1789 में पॉपुलेशन है आपकी 28 मिलियन, क्लियर। तो क्या होता है कि ये जो पॉपुलेशन 5 मिलियन का इंक्रीमेंट हुआ है, ये दिक्कत दे गया। दिक्कत कहाँ देता है देखते हैं। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप हाथों का मतलब उंगली से मतलब है ना, वो एक्चुअली ऐसा है बेटा, हमारा स्टाइलस थोड़ा डाउन हो गया है, ठीक है। बैटरी उसकी हम चार्ज नहीं कर पाए थे, भूल गए थे, तो इसकी वजह से आज टच बोर्ड का काम हम थोड़ा सा उंगलियों का सहारा ले रहे हैं, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ है, तो रैपिड इंक्रीज हुआ है कि भैया इतने सालों में जो 5 मिलियन जो पॉपुलेशन हुई थी ना, तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ, रैपिड इंक्रीज इन डिमांड। अब डिमांड किस चीज़ की बेटा? फूड की, ठीक है। फूड की जो डिमांड बढ़ रही थी, उस डिमांड की बात हो रही है। तो क्या था? प्रोडक्शन। लेकिन जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना, जो बात चल रही थी वो किसकी चल रही थी? जो प्रोडक्शन है, क्लियर। आपका जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिड नॉट इंक्रीज। आपका प्रोडक्शन चल रहा था बेटा 23 मिलियन के हिसाब से, क्लियर। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिड नॉट इंक्रीज। ब्रेड वाज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी। स्टेपल डाइट का मतलब होता है आपका क्या था? मेजर डाइट, ठीक है। मेजर डाइट थी आपकी, ठीक है। यानी कि मेजॉरिटी के लिए आपका ब्रेड एक स्टेपल डाइट था। मेजॉरिटी में लोग क्या खाते थे? वहाँ पे ब्रेड खाते थे। और प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिड नॉट इंक्रीज। वो जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का, वो इंक्रीज नहीं हुआ था, वहीं की वहीं स्थिर था, स्थिर, ठीक, वहीं की वहीं स्टेबल हो गया था। किसके हिसाब से? इनके हिसाब से। लेकिन पॉपुलेशन कितनी है भैया? 28 मिलियन, ठीक है। तो व्हाट अबाउट दोस 5 मिलियन? इन 5 मिलियन की पॉपुलेशन के लिए खाना कहाँ से आएगा? तो इसी की वजह से वहाँ पे विद्रोह, ठीक है। ये चीज़ें धीरे धीरे, ये जो फूड की कमी आना, टैक्सेस का बढ़ना, थर्ड स्टेट की बात ना मानना, ये सब चीज़ें कहाँ ले जा रही थी? ये क्रिएट कर रही थी किसके लिए रास्ता? रिवॉल्यूशन के लिए। देखो, हम भी अगर बात करें किस चीज़ की, हम रिवॉल्यूशन ऐसे ही कर देते हैं क्या कि घर में बैठे हैं, चलो रिवॉल्यूशन कर लें, रिवॉल्यूशन कर लें। रिवॉल्यूशन कोई खेल थोड़ी ना है कि कभी हो जाए। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, रिवॉल्यूशन का अगर असली मतलब आप देखोगे बेटा, तो उसका मतलब होता है बदलाव, क्लियर। रिवॉल्यूशन मीन्स इज इक्वल टू चेंज। क्रांति का मतलब होता है चेंज। रिवॉल्यूशन हम कब करते हैं? जब सोसाइटी के अंदर कोई चेंज लाना है, क्लियर। तो ये सारी चीजें चलती हैं चेंज के लिए। वॉर इज ए डिफरेंट थिंग एंड रिवॉल्यूशन इज ए डिफरेंट थिंग। ऑलवेज रिमेंबर, कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कि वॉर का मतलब ही क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है। ये गलत है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉर का मतलब तो रिवॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वॉर का मतलब होता है युद्ध, और रिवॉल्यूशन चेंज लाता है, बदलाव लाता है आपके समाज में,
क्लियर। और कुछ कुछ रिवॉल्यूशन तो इतने बड़े होते हैं जो आपके वर्ल्ड में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारा FR, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लियर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक वो चीज थी जिसने पूरे वर्ल्ड में बदलाव लाया, एक पहला रिवॉल्यूशन, ठीक है, पहली क्रांति जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जिज्ञासा जगाई। जिज्ञासा किस चीज की, कि हमको अब मोनार्की सिस्टम नहीं चाहिए, राजा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, अब चाहिए हमको नेशन स्टेट, वी वांट डेमोक्रेसी, हमको डेमोक्रेसी चाहिए। क्लियर। तो इसी के लिए क्या स्टार्ट हुआ था, रिवॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। हमने ब्रेड के बारे में बात करी, स्टेपल डाइट थी, यानी कि मेजोरिटी पीपल ब्रेड खाते थे वहां पे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिड नॉट इंक्रीज, क्यों, क्योंकि ये जो चीज थी 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन लोगों का जो इजाफा हुआ था, लेकिन प्रोडक्शन आज भी 23 मिलियन लोगों के हिसाब से हो रहा था। 28 मिलियन पॉपुलेशन थी, 5 मिलियन, ये इसकी वजह से क्या हुआ, क्राइसिस, ठीक। देयरफॉर उसके बाद क्या होता है बेटा, जब इकोनॉमिक्स का रूल समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। इकोनॉमिक्स का रूल क्या कहता है, देखिए इकोनॉमिक्स के रूल्स के हिसाब से सारी चीजें कैसे चलती हैं। डिमांड, क्लियर, डिमांड है, इधर क्या है आपका, सप्लाई। अब डिमांड क्या है, डिमांड हाई है, सप्लाई लो है, प्राइस कैसी रहेंगी, हाई, ठीक है। ये क्या है आपकी प्राइस, सप्लाई आपकी हाई, क्लियर, डिमांड लो, चीजों की प्राइस जो होगी, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं लो रहेगी। क्यों, क्योंकि डिमांड नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा, मार्केट में चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम अपने घर से ले सकते हो। घर से कैसे, घर से एग्जांपल ले लो, प्याज महंगी होती है, प्याज, जब प्याज आपकी 20, 30, 40 रुपए किलो चलती है ना, अब जबरदस्त खाते हो प्याज। मम्मी भी प्याज का तड़का लगाती हैं, दाल में जब प्याज डालती है ना, बेहतरीन तरीके से। लेकिन वही प्याज जब 80, 120, 140, 150 पहुंचती है, तो आप प्याज को सलाद में देखना पसंद नहीं करते हैं, उसका अल्टरनेटिव कुछ और ढूंढ लेते हैं। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, जो मम्मी की दाल का जो तड़का लगता है ना प्याज के साथ, वो भी कहीं ना कहीं आधी प्याज में काम चल जाता है। तो यही क्या था कि देयरफॉर प्राइसेस ऑफ ब्रेड रैपिडली इंक्रीज्ड, यही हुआ था आपके फ्रांस में। क्या हुआ था फ्रांस में, कि डिमांड चीज़ों की बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बेटा बिल्कुल कम है, तो प्राइस ऊपर जाएंगे। सिंपल सी बात है, प्राइस कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक। उसके बाद ठीक, देयरफॉर प्राइस ऑफ ब्रेड रैपिडली इंक्रीज, जो प्राइस थे ब्रेड के, जो प्राइस थे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैनी वर वर्कर्स ऑन फिक्स्ड वेजेस। अब देखो बहुत सारे वर्कर्स जो थे उनकी वेजेस फिक्स्ड कर दी गई थी। फिक्स्ड का मतलब क्या है, कि वो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, वेजेस रिमेन, अभी भी उनकी वेजेस क्या है, फिक्स्ड है। मान लो कोई इंसान है 10,000 में काम करना स्टार्ट करा उसने, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, किसी ने 10,000 में काम करना स्टार्ट करा, और इतने मतलब 20 साल बाद भी उसको आफ्टर 20 ईयर्स भी कितना दिया जाए, सेम दिया जाए, 10,000 ही रुपये दिए जाए, ठीक है। लेकिन बाकी जो कमोडिटीज़ होती हैं, यानी कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सामान इस्तेमाल करते हैं हम, वो भी कितना है, उतना ही, मतलब उसके तो प्राइसेस क्या हो रहे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जब इसने काम करना स्टार्ट करा था तब ये चीज़ 10,000 मतलब ठीक था, लेकिन क्या प्रेजेंट सिनारियो को देख के क्या 10,000 इनफ है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़े, लेकिन उसकी बेजेस क्या है, फिक्स्ड है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या दे जाती है, दिक्कत दे जाती है, बेजेस रिमेन्ड फिक्स्ड। आप ये पॉइंट प्लीज लिख लेना। क्लियर। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों से एक चीज़ और कहनी है, स्पेशली 9th वाले बच्चों से। 9th वाले बच्चे ना क्या करते हैं कि वो अपने पूरे सिलेबस को लेटेड भी कर देते हैं। लेटेड भी ठीक है हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, नहीं बेटा, आप चाहे मैथ पढ़ें, साइंस पढ़ें, ठीक है, या फिर आप सोशल साइंस पढ़ें, ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। आप सीबीएसई बोर्ड की साइट पे भी जाके देख सकते हो, ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। चाहे मैथ, साइंस, सोशल साइंस कुछ भी पढ़ लें बेटा, ये ना आपको पढ़ने पड़ेंगे 9th में, क्योंकि इनका इंटरकनेक्शन 10th में पूरा का पूरा है। अगर आपका 9th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका 10th का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, और आपका शुरू क्या होगा, डाउनफॉल, ठीक है, आपका डाउनफॉल शुरू होगा। और आप जो सोचते ना मैं 8th में टॉपर था, मैंने 8th में टॉप मारा है, मैं 8th में इतने नंबर लाया,
सर अगर आप इस हालात में रहे ना, ओवर कॉन्फिडेंस कि 9th वाला कुछ नहीं होता है, 10th में पढ़ना पड़ता है, तो आपके लिए दिक्कत शुरू होने वाली है। तो उस दिक्कत से दूर रहने के लिए बेटा थोड़ा सा आपको 9th में चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भैया। थिंग्स बिकम रॉस व्हेन ड्राउट और हेल रिड्यूस हार्वेस्ट। अब ये ड्राउट क्या होता है, यानी कि चीज़ें और बद से बदतर हो जाती थी। कब हो जाती थी चीज़ें बद से बदतर? कि जब भैया वहाँ पे क्या आ जाता था, ड्राउट और हेल, रिड्यूस हार्वेस्ट। ड्राउट से तो बखूबी वाकिफ हो आप। ड्राउट क्या होता है? ड्राउट का मतलब होता है भैया सूखा पड़ जाना, ठीक है। और हेल, हेल जानते हो, ओलावृष्टि। जब ओले पड़ जाते हैं तो भैया तुम्हें भी पता है ड्राउट से और ओलावृष्टि से हार्वेस्ट, फसल खराब होती है, जिसकी वजह से क्या होंगी, चीज़ें रिड्यूस होंगी, यानी कि उत्पादन ही नहीं होगा। पूरी पूरी इकोनॉमिक्स दे रखी है, एक बात ध्यान रखना, उत्पादन ही नहीं हुआ तो फिर से चीज़ों के प्राइस क्या होंगे, हाई जाएंगे, ठीक है। चीज़ों के प्राइस क्या होंगे, हमारे प्राइसेस हाई जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई लो है, प्राइसेस इंक्रीज। क्लियर? उसके बाद पीसेस ऑफ आइस फेलिंग एज रेन, ठीक है। ये हेल का मतलब है, आप लिखना चाहो तो लिख लो कि व्हाट डू यू मीन बाई हेल, हेल क्या होता है या फिर कुछ भी, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज, और इसकी वजह से, इसी क्राइसिस की वजह से, ये जो क्राइसिस हुआ था इसकी वजह से रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ता जाता है, ठीक है। रिच और पुअर के बीच में गैप क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्लियर? उसके बाद सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या है बेटा, कि अब स्थिति बहुत ज़्यादा बद से बदतर होने लगी, ठीक है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस यानी कि जब लोग अपनी ज़रूरतें पूरी ना कर पाए, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, ज़रूरतें पूरी ना कर पाए, उस चीज़ को सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। क्लियर? इन एक्सट्रीम सिचुएशन क्या होता है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, जहां पे आपका जो बेसिक मीन्स है लाइवलीहुड का वो खतरे में आ गया, ठीक है। आप अपनी जरूरत, रोज की जरूरतें, चीजें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तब उसको क्या नाम देते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द स्पाइडर एंड द फ्लाई ऑफ एनोमनस इचिंग, ये क्या मतलब है? ये आपकी एक इमेज दे रखी है बुक में। ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब भैया देखो, मैं शायद मिडिल क्लास के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से वही लेक्चर है, ठीक है। मिडिल क्लास जहाँ पे होती है वहाँ रिवॉल्यूशन जरूर होता है। मिडिल क्लास हमेशा उम्मीद में जीती है, एक ड्रीमी लाइफ जीती है कि हम भैया मिडिल क्लास में आते हैं तो उनको रिच क्लास में पहुँचना है, तो इसलिए वो लोग इसमें रहते हैं, ठीक है। तो मिडिल क्लास क्या चाहती थी, एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस, कि प्रिविलेजेस जो है, प्रिविलेजेस का मतलब जो है वीआईपी राइट्स जो मिलती हैं बर्थ के आधार पर, जो हम राइट्स दे देते हैं, जैसे क्लर्जी और नोबिलिटी को मिली थी। क्लर्जी क्लास की कहती थी कि मतलब क्लर्जी क्लास को कोई टैक्स नहीं देना है, नोबिलिटी क्लास को कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो वो ये कहती थी कि ये जो बाई बर्थ के बेसिस पर जो प्रिविलेजेस मिली हैं ये खत्म होनी चाहिए। कौन कहते थे? ये जो ग्रोइंग मिडिल क्लास थी। अब ये जो ग्रोइंग मिडिल क्लास थी वो किस सेक्शन में थी, अभी देखते हैं। पीजेंट्स एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स। पीजेंट्स और वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, कहाँ किया आपके रिवॉल्ट में। क्लियर? अगेंस्ट इंक्रीजेस टैक्सेस एंड गुड फूड स्कार्सिटी। इट्स नॉट द गुड स्कार्सिटी, इट्स रॉन्ग, ठीक है, इट्स फूड स्कार्सिटी। तो भैया देखो, बात ऐसी है कि आपके हमेशा जितने भी रिवॉल्यूशन है, इंडिया में भी अगर बात करो, इतने सारे गांधी जी ने मूवमेंट करे और ये सब करे, आधे से ज़्यादा मूवमेंट बस एक चीज़ कॉमन थी जिनके अंदर, वो थे आपके टैक्सेस, ठीक है। ज़्यादातर जो मूवमेंट हुए थे वो आपके टैक्सेस के लिए हुए थे, कि भैया टैक्स 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 एंड टैक्स। जब तुम किसी इंसान को खून चूसने लगोगे, वो जितना कमा नहीं रहा है उससे ज़्यादा उसका निचोड़ोगे, ठीक है। कमा 100 रुपये रहा है, अब टैक्स 150 रुपये ले रहे हो, ठीक है, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट ना सर्वाइवल, ना उसका सर्वाइवल कहाँ, ठीक। तो
ठीक, तो वर्कर्स और पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट के अंदर। उसके बाद क्या है, अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड द फूड स्कार्सिटी, ठीक, जो खाने की कमी आ रही थी। उसके बाद देखते हैं लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर, ठीक है। इसके अंदर क्या था, जब आपके ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे, तो लैक कहीं ना कहीं कमी थी, लैक द मीन एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर, फुल स्केल मेजर पे ये मूवमेंट नहीं कर पाए थे, ठीक है, कहीं ना कहीं कमी थी, ठीक। ब्रिंग, ये क्या करना चाहते हैं, ब्रिंग चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, और ये सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में एक चेंज लाना चाहते थे, ठीक। 18th सेंचुरी आई आपकी इमरजेंस ऑफ द सोशल ग्रुप्स, और यहाँ से क्या होता है, आपकी 18th सेंचुरी से इमरजेंस होते हैं कौन, आपके सोशल ग्रुप। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स इवॉल्व हो रहे थे उस टाइम पे, बन रहे थे। तो क्या थे ये सोशल ग्रुप्स, इमरजेंस ऑफ द सोशल ग्रुप्स। और सोशल ग्रुप्स किसके हैं बेटा, ये देखिए सोशल ग्रुप्स हैं आपके मिडिल क्लास के, क्लियर, आपके मिडिल क्लास के ये सोशल ग्रुप्स हैं। उसके बाद क्या होता है कि अर्नड देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। जो हमारी थर्ड क्लास थी ना, थर्ड क्लास के अंदर क्या थे, ये रिच लोग थे, यानी कि ये थर्ड स्टेट के अंदर, यानी कि थर्ड स्टेट के अंदर क्या हो रहा था, ये नई मिडिल क्लास, यानी कि ग्रोइंग मिडिल क्लास, यानी कि मिडिल क्लास क्या हो रही थी, उभर रही थी, क्लियर। आपकी मिडिल क्लास यहाँ पे उभर रही थी। तो उस मिडिल क्लास के अंदर जो लोग थे वो अपना काम कैसे करते थे, उनकी जो वेल्थ आ रही थी कहाँ से आ रही, थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, यानी कि जो ओवरसीज यानी कि अपने देश से बाहर जो व्यापार करते थे, एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और कुछ लोग किससे कर रहे थे, जो गुड्स बनाते थे, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, क्लियर। तो उससे ये सब अपना घर बार चला रहे थे, वहाँ से इनकी अर्निंग हो रही थी पैसे की, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्या थी, अब ये क्या क्या चीजें थी, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स that were either exported or bought by the richer members of society। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना इंपोर्ट, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कंफ्यूज रहते हैं। इनका कंफ्यूजन मैं आपको दूर करता हूँ, कैसे, कंफ्यूजन कैसे दूर करते हैं इसका। इंपोर्ट की अगर बात करें, इंपोर्ट क्या होता है, यानी कि इंपोर्ट करना चाहिए, लाना है। तो आप इम मत पढ़िए इसको, इसको पढ़िए इन पोर्ट, यानी कि चीजों को अंदर करना है, इन करना है, इनसाइड, अंदर, इनपोर्ट यानी कि अंदर, एक्सपोर्ट यानी कि बाहर भेजना, एक्स यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड गई, बाहर गई, ठीक है, तो वो हो गई आपकी एक्स, है ना, एक्स गर्लफ्रेंड क्या हो गई आपकी, एक्स हो गई, एक्स, तो एक्स गई, यानी कि एक्सपोर्ट का मतलब चीजें बाहर गई, इनपोर्ट का मतलब हमने चीजें अंदर ली, ठीक है, यानी कि आयात और निर्यात, ठीक है, बाहर से चीजें अंदर हम गई, तो इनपोर्ट, किसी देश दूसरे देश से चीजें हम ले रहे हैं, इनपोर्ट नॉट इम्पोर्ट, इनपोर्ट पढ़ दो आप उसको। और एक्सपोर्ट का मतलब हम अपनी चीजें बाहर भेज रहे हैं, यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड गई, बाहर गई, ठीक है, भाग गई, है ना, तो ये होता है एक्सपोर्ट। वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल, जो आपके वुलन और सिल्क टेक्सटाइल थे, दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड, या तो उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, या तो उन्हें बाहर भेज दिया जाता कि जा बे बाबा जा, ठीक है, और बॉट, या फिर उन्हें खरीद लिया जाता था, किसके द्वारा, बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के रिचर मेंबर्स के द्वारा उनको खरीद लिया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। थर्ड स्टेट के अंदर कौन कौन थे आपके प्रोफेशंस में, लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, क्लियर, कौन थे, लॉयर्स थे और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे आपके थर्ड स्टेट के अंदर। और भी लोग हैं देखो, और ये जो लोग थे वो भैया क्या थे आपके, एजुकेटेड, all of these were educated and believed that no group in society should be privileged to birth। और ये कहते थे किसी को भी सोसाइटी के अंदर
बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेज्ड नहीं मिलने चाहिए। प्रिविलेज्ड का मतलब होता है एकदम टॉप वाली चीज़ है, यानी कि मतलब वीवीआईपी, यानी कि तुम्हें एकदम ट्रीट किया जा रहा है जैसे तुम अपने मामा के यहाँ जाते हो, तब तुम्हें भाई साहब एकदम तुम जेब में हाथ डाल के बैठ जाते हो। अब मामी लला क्या खाएगा, लली क्या खाओगी, ठीक है, ऐसे करके एकदम राजशाही जीवन बिताते हो मामा के यहाँ आइए, मतलब एकदम पड़े हुए बेड पे मामा के बच्चों को ठोंक देते हो जब करो। तो यही क्या बर्थ के बेसिस पे आपको स्पेशल प्रिविलेज है। तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास कहती थी कि भैया ये तो गलत चीज़ है ना कि आप क्लर्जी और नोबिलिटी में पैदा हुए हो तो आपको स्पेशल प्रिविलेज दे दी जाए, गलत बात। क्लियर। उसके बाद ये थे हमारे जॉन लॉक। जॉन लॉक की इन्होंने एक बुक दी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और इनने बोला सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, क्लियर, एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, इनने इनको रिफ्यूज करा, ठीक, कोई राइट वाइट नहीं, मोनार्क वोनार्क को हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए जॉन लॉक, ठीक, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो ये इनके 3 बेसिक पॉइंट थे। तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है, आपके स्कूल में कि भैया जॉन लॉक की थ्योरी क्या थी, जॉन लॉक की थ्योरी क्या थी उसको बताइए। उसके बाद इनका नाम था जीन जैक रूसो, तो इनको बोल देते हम लोग जे रूसो। अब हमारे रूसो भैया ने क्या कहा, रूसो भैया कहते हैं सुनो, इनका क्या प्लान था, प्रपोज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो बनेगी ना बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इनने कहा सुनो भाई साहब, जो आप गवर्नमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट बनेगी वो किस पे बनेगी, आपके लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। कौन से लोगों के बीच में, यानी कि पीपल के बीच में, और किन के बीच में, रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट बनेगी, इनने ये प्रपोज करा, ठीक है। अब इनकी बुक का नाम था द स्प्रिट ऑफ द लॉस, लिख लेना, ठीक है। इनने ये थ्योरी किस में दी थी, अपनी इस बुक में दी थी, ठीक। तो बुक याद रखना, यानी कि जॉन लॉक की बुक हो गई आपकी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इनकी बुक हो गई द स्प्रिट ऑफ द लॉस, ठीक। और इनने क्या कहा था कि इन्होंने बोला था टू प्रपोज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब हमारे तीसरे कौन आए भैया, ये थे हमारे मोंटेस्क्यू। ये बड़ा गोल्डन आदमी था, बड़ा मतलब मेरे को इसकी थ्योरी बड़ी अच्छी लगी। इसने क्या कहा, इस गोल्डन आदमी ने बोला कि जो आप चीज़ें बेसिस करो ना, प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। इसने कहा क्यों लड़े पड़े हो यार, क्यों मतलब फालतू की बातें बकवास करते रहते हैं सबकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये वो जाने क्या क्या। एक काम करो ना, चीज़ों को लेजिस्लेटिव में बांट दो, एग्जीक्यूटिव में बांट दो और जुडिशरी में बांट दो। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। और जैसे यूएसए ने मोंटेस्क्यू की ये थ्योरी पढ़ी, यूएसए ने देर नहीं करी और अपने यहाँ पे ये थ्योरी अप्लाई कर दी। किसने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। ये कब हुआ था, यूएसए ने कब अप्लाई करा, जब भैया यूएसए को आज़ादी मिल गई, उन 13 कॉलोनीज को आज़ादी मिल गई थी, तब ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगाया गया। क्लियर, कहाँ, यूएसए में। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। अब देखो, यानी कि अमेरिका का जो संविधान था वो गारंटी देता है किसको, इंडिविजुअल राइट्स को, ठीक है। इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द पॉलिटिकल, यानी कि जो गारंटेड राइट मिली है इंडिविजुअल राइट्स की, तो पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे ना आपके फ्रांस के, वो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। क्या कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था अमेरिका का वो। उसके बाद द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर, अब देखो आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग, ये देखो क्या है, इसको मैं आपके अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हम लोग अपने देश में रहते हैं, चुनाव का टाइम होता है, चुनाव का, या कोई मूवमेंट चल रहा है, या जैसे किसान आंदोलन हुआ, या अभी जैसे जैसे पहलवानों का रेसलर्स को लेके जो मूवमेंट चल रहा है, तो तुमने देखा है, तुम जब बाल कटाने जाते हो, हेयर कट कराने, उस दुकान पे भाई साहब टॉपिक चलता रहता है, अरे शर्मा जी आपको पता नहीं है कितना गलत हो रहा है देश में, अरे दुबे जी आपको क्या पता,
सही बात है, गलत तो बहुत हो रहा है, लेकिन कर क्या सकते हैं यार, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरे लोग क्या कहते हैं, यार ये सब ना बीजेपी करवा रही है। दूसरे कट्टर जो होंगे एकदम से, अरे इसमें बीजेपी की क्या गलती है, ठीक है। ऐसे पार्टी को संबोधित करते हुए डिस्कशन चलते हैं। अगर मान लो चुनाव का माहौल है और तुमने इंडिया के अंदर चाय की दुकानें तो देखी हैं, चाय भाई साहब सबसे पी जाने वाली ड्रिंक इंडिया के अंदर, तो ये सब जब डिस्कस होता है तो लोग आइडियाज डिस्कस करते हैं, यार इस बार बीजेपी का पलड़ा बड़ा भारी दिख रहा है, हो सकता है बीजेपी जीत जाए। कोई कहता है अरे नहीं नहीं, इस बार राहुल गांधी ने बहुत ज़्यादा मतलब पैदल यात्रा करी है भारत की, तो बीजेपी का चांस थोड़ा सा कम है। इस बार देखिए कर्नाटक में चुनाव जीत गई कांग्रेस, तो हो सकता है कि भैया जीत जाए। तो यही सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो ऐसे ही आपके इनके आइडियाज़, इन फिलोसफर्स के आइडियाज़ डिस्कस होने लगे कहाँ पे, सैलून्स में, ठीक है, और कहाँ पे, कॉफी हाउसेस में, और एंड स्प्रेड कॉफी हाउसेस। जैसे अपने इनके यहाँ कॉफी हाउसेस है ना, हमारे यहाँ चाय की टपरी होती है, ठीक है, तो कुछ उसमें मत जाया करो कि फ्रांस है तो मतलब कॉफी हाउसेस बड़े बढ़िया होंगे ना, चाय की टपरी की बात हो रही है, ठीक है। और ये दुकान की, ठीक है, नाव की दुकान की, मतलब जो बाल काटता है उसकी बात हो रही है। बुक्स एंड न्यूज़पेपर, और बुक्स और न्यूज़पेपर में भी इनके आइडियाज़ क्या होने लगे, डिस्कस होने लगे। तो धीरे धीरे इससे क्या हुआ, आपके रिवॉल्यूशन की सिचुएशन आ गई, रिवॉल्यूशन की सिचुएशन आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ भैया। अब रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कैसे होता है, कैसे इस क्रांति की शुरुआत होती है, वो देखते हैं। लुइस 16, ये था हमारा मोमोज जैसा आदमी। ये जो मोमोज जैसे अंकल दिख रहे हैं तुमको, इनका मुंह देखिए कैसे मोमोज जैसे लग रहे हैं एकदम, है ना, तो क्यूट क्यूट से लग रहे हैं ये। हंसिए मत आप लोग भी। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, कैसे आखिर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो देखते हैं, इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज बिल एलोन। देखो, टैक्सेस अगर इंक्रीज करने हैं तो फ्रांस में आपके मोनार्क के पास ये राइट नहीं थी कि वो अकेले, यानी कि अपनी हिज बिल एलोन, अपनी मर्जी के, मतलब अपनी मर्जी से टैक्सेस को क्या कर दे, बढ़ा दे और इम्पोज कर दे। क्लियर, ऐसा नहीं हो सकता था। और क्यों, ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल, उसको क्या करना पड़ेगा भैया, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं है कि हमारे मन में आया हाँ भैया आज से टैक्स बढ़ जाएंगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा ना। लुइस 16 के अंदर इतनी पावर नहीं थी। देख रहे हो, ये रहा स्टेटमेंट कि मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर, मोनार्क के पास पावर ही नहीं है इतनी टू इम्पोज टैक्सेस, कि वो टैक्सेस को इम्पोज कर सके अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, कि अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार वो टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर सकता है, समझ गए। तो उसने क्या करा, ही हैड टू कॉल ए मीटिंग, उसको मीटिंग बुलानी पड़ी, मीटिंग किसकी, स्टेट जनरल की, यानी कि क्लर्जी क्लास को बुलाना पड़ेगा, नोबेलिटी को बुलाना पड़ेगा, ठीक है, नोबेलिटी क्लास, और किसको बुलाना पड़ेगा, आपके थर्ड स्टेट को। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होता है, द स्टेट जनरल वॉज ए पॉलिटिकल बॉडी, जो स्टेट जनरल होता ही है वो क्या है, आपकी पॉलिटिकल बॉडी है, टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, और इसमें तीनों स्टेट अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करेंगे, भेजेंगे। कौन है ये रिप्रेजेंटेटिव, देखते हैं आगे। मोनार्क एलोंक, मोनार्क जो है एलोंक को डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द बॉडी। मोनार्क के पास हाँ ये राइट थी कि वो मीटिंग कब बुला सकते हैं, ठीक है, मोनार्क के पास ये राइट है कि वो मीटिंग कब बुला सकते हैं, ठीक। द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614, लास्ट टाइम कब हुई थी, 1614 में हुई थी। लुइस 16 से पहले पता नहीं जाने किसने करी होगी, 14 ने करी होगी, ठीक है, 14 15, ठीक है, ये 16 था। आज एक क्या हुआ, एक बच्चा मेरे से कहता है कि मतलब कि सर मेरे से क्वेश्चन पूछिए। मैंने कहा हाँ बताओ बेटा। तो कहता सर मेरे से ऐसे पूछिए लुइस 16 का फादर कौन था। तो मैंने कहा हाँ बता बेटा बताओ लुइस 16 का फादर कौन था। तो कहता सर लुइस 15। फिर कहता लुइस 15 का फादर कौन था। तो मैंने पूछा लुइस 15 का फादर कौन था, ठीक है। तो वो कहता है लुइस 14। तो
बात यहाँ आती है ना, बात थोड़ी सी मतलब मजाक के वे में है। बात यह है कि ये लोग ऐसे नाम क्यों रखते थे, लुई 16, 17, 14, ठीक है। तो इससे क्या होता था, हिस्ट्री में इनके नाम बड़े अजीब हैं, ठीक है। और ये एक ही डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मान लो ये बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनको एक ही मतलब वो कॉमन नेम ले लिया गया, लुइस ले लिया गया। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। तो ऐसे ऐसे करते थे, तो उसी की वजह से, ठीक। तो लुइस 16 यानी लुइस 15 ने या लुइस 14 ने कभी मीटिंग ली होगी, 1614 की बात है। उसके बाद क्या होता है कि 5 मई 1789 लुइस 16 क्या कहता है, इस असेंबली को बुलाता है स्टेट असेंबली ऑफ द जनरल स्टेट, क्लियर। असेंबली को कॉल करता है कि भैया आओ और प्रसाद ले जाओ, जिसको लेना है आइए, आपका स्वागत है दरबार में लुइस 16 के में, ठीक। टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, और इसने बुलाई क्यों दी है मीटिंग, न्यू टैक्सेस के प्रपोजल को पास करने के लिए, क्लियर। न्यू टैक्सेस का प्रपोजल पास करना था इनको। पीजेंट्स, और इसमें क्या हुआ, पीजेंट्स आर्टिसंस एंड वुमेन बट डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। इनने बोला, राजा ने बोला सुनो बे, कोई पीजेंट नहीं, कोई आर्टिसन नहीं और कोई वुमेन नहीं, असेंबली के अंदर मेरे को दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत मारे जाओगे, बहुत पिटाई होगी तुम्हारे लोगों की, ठीक है। तो ये लोग तो असेंबली के अंदर दिखने नहीं चाहिए, क्लियर। कौन आएगा फिर असेंबली के अंदर, ये हुई भैया स्टेट जनरल की मीटिंग। अरे देख रहे हो एकदम मतलब राजा के होना तो सही बात है, ठाट है इनके, ठाट ऐसे ठाट, मतलब सोचो कितना बढ़िया होता होगा पहले राजा, मतलब एकदम बढ़िया रह रहा है, पता नहीं किसको पड़ी थी ये सब करने की, इतने बढ़िया बढ़िया भव्य महल देखने को मिलते, बड़े बड़े अजीमो शान शहंशाह पधार रहे हैं, है ना। तो देखो भव्य महल है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग में क्या हुआ, ये स्टेट जनरल की मीटिंग थी, क्लियर। क्या हुआ, फर्स्ट स्टेट के 300 लोग, 300 रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपके सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव, और हमारी प्यारी थर्ड स्टेट इसके 600 रिप्रेजेंटेटिव, क्लियर। रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस ऑफ एजुकेटेड मेंबर। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ 300 है, यहाँ 300 है, यहाँ 600 है, ठीक। आपके लिए क्वेश्चन है कि इन स्टेट जनरल मीटिंग, ठीक है, स्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई थी, प्लीज लिखना क्वेश्चन, इन स्टेट जनरल मीटिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेट there are 300 representative, from second state there are 300 representative, then why from the third state there was 600 representative, क्यों थे, ठीक है। इन फ्रॉम when we saw from first state कि यहाँ पे भैया 300 रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ देखते हैं यहाँ भी 300 है, थर्ड स्टेट में से 600 क्यों लिए गए थे। इट्स ए क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है कि 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट में क्यों लिए गए थे, ठीक। जो भी आंसर बताएगा अगली वीडियो में कुछ ना कुछ उनको बोला जाएगा, बढ़िया है ना। लालच बुरी बला है, ऐसी लालच में बताना, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। तो प्लीज़ इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आंसर क्या मतलब क्वेश्चन क्या है, थर्ड स्टेट से 300, सेकंड स्टेट से 300, वाई देयर वर 600 मेंबर फ्रॉम द थर्ड स्टेट, क्लियर। आगे बढ़ता हूँ, वोटिंग पैटर्न, ठीक है। वोटिंग पैटर्न क्या था आपका, अब देखिए वोटिंग पैटर्न की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेट 1 वोट, ठीक है, फर्स्ट स्टेट 1 वोट। लुइस 16 वाज डिटरमाइंड कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। फर्स्ट स्टेट का क्या, 1 वोट, और लुइस 16 ऐसी प्रैक्टिस चाहता था कंटिन्यू की, ऐसी प्रैक्टिस चले। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड फॉर न्यू वोटिंग पैटर्न, क्या चाहते थे जो आपके मेंबर थे थर्ड स्टेट के, वो न्यू वोटिंग पैटर्न चाहते थे, क्लियर। क्या चाहते थे, दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए कहता हूँ किताबें पढ़ा करो, किताबें, और किताबें अच्छी वाली, फालतू किताबें मत पढ़ा करो। तुम पढ़ रहे हो कि हाफ गर्लफ्रेंड और ये वो, ये सारी किताबें नहीं, बुक्स लाइक जो मतलब
अभी मतलब मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी किताबें पढ़ो भैया, चेतन भगत जी ने लिखी हैं, वो बढ़िया लोग, बढ़िया आदमी है, ऐसी किताबें, बट अभी नहीं, अभी तुम्हारे लेवल की किताबें, ये छोटी मतलब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, ज्ञान लेने की कोशिश करो, ज्ञान, ठीक है। नॉलेज इज पावर, एक बार हमेशा ध्यान रखना, नॉलेज इज पावर। देखो, इफ यू गो फॉर द दिस थिंग, इनके लिए भागोगे ना, जिंदगी में घंटा कुछ नहीं मिलेगा। डिग्रीज आर नथिंग, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ नॉलेज। जब नॉलेज की बात होती है ना, तो इनकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती है, क्लियर। तो इसीलिए वहाँ के लोग बुक्स पढ़ते थे, बुक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, रूशो की लिखी हुई बुक है, मॉन्टेस्क्यू की है, आपके जॉन लॉक की बुक है, ये बुक पढ़ते थे, ठीक है। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, ठीक, उनके पास थी नॉलेज। तो नॉलेज के बेसिस पे तो उन्होंने क्या आइडिया आगे रखा कि दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जो फॉरवर्ड किया गया था कौन से फिलोसफर के द्वारा, रूशो के द्वारा, इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं, लेकिन किंग भैया, किंग राजा तो राजा होता है, और राजा ने इनके प्रपोजल को क्या कहा, सुनो बेटा, तुम करके आए हो नशा, और हम नशेबाजों की बात नहीं सुनते हैं, इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, डोंट ट्राई टू चेंज द सिस्टम, बदलाव मत करो, डोंट बी सिंगम, सिंगम मत बनो, ठीक है, सिस्टम जैसा है उसको वैसा रहने दो, नहीं तो इतना पीटा जाएगा ना तुम लोगों को कि सारी शांति हो जाएगी, और टैक्स दोगे वो अलग, क्लियर। तो क्या होता है, मेंबर्स, थर्ड स्टेट के मेंबर से जब इतना बोला ना राजा ने कि भैया कूटे जाओगे, पीटे जाओगे, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। वो राजा से कहते हैं, सुनो राजन, तुम्हें सिस्टम बदलना है तो बदलो, नहीं बदलना तो मत बदलो। अब देखो हम क्या करते हैं, हम करेंगे विद्रोह, प्रोटेस्ट, ठीक है, और तुम रोक के दिखा लो हमको। तो और भाई साहब ये बोल के वो थर्ड स्टेट के लोग मेंबर्स होते हैं वॉकड आउट ऑफ द असेंबली, असेंबली से ही चले जाते हैं। राजा कहता कि क्या ये क्या था। उसके बाद क्या हुआ कि आपके ये लोग 20 जून को, 20 जून को दे असेंबल्ड इन द हॉल, एक हॉल में असेंबल्ड होते हैं ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेलिस। वर्सेलिस के ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं, टेनिस कोर्ट होता है, टेनिस कोर्ट, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग असेंबल्ड होते हैं। असेंबल्ड क्यों होते हैं, डिक्लेयर देमसेल्फ एज ए नेशनल असेंबली, और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं, क्लियर। नेशनल असेंबली घोषित करने के बाद क्या करते हैं, श्योर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, और कहते हैं कि भैया अब हम क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे, ठीक है, ड्राफ्ट करेंगे फॉर फ्रांस, किसके लिए, अपने प्यारे फ्रांस के लिए, दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे बेटा, वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे जो आपकी मोनार्क की पावर को क्या कर देगा, लिमिटेड कर देगा, वहीं लिमिट में रहेगी पावर, ठीक है। राजा की ज़्यादा नहीं चलेगी, राजा मतलब औकात में रहो, अभी तुम राजा हो लेकिन किसके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हारी पावर को थोड़ा सा ग्रैब कर लिया, थोड़ा सा पकड़ लिया, अब उनकी पकड़ ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। तो राजा क्या रहेगा, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देवर लेड बाय मिरावियो एंड अवेसियास। अब भैया ये दोनों कौन थे, सबसे बड़े नाम। यहाँ पे होता है तख्ता पलट, मिरावियो, अवेसियास। ये लोग क्या करते हैं, देखो ये लोग कौन थे, बड़े खतरनाक से लोग थे ये रहा मिरावियो, ठीक है। मिरावियो वॉज बॉर्न इन ए नोबल फैमिली, ये आ गई सबसे मेन बात, ठीक है। ये आदमी कहाँ से बिलोंग करता है, नोबल फैमिली से। नोबल यानी कि नोबल फैमिली क्या है, इनको टैक्स नहीं देने पड़ते थे, और उसी फैमिली का आदमी, नोबल फैमिली का आदमी किसको सपोर्ट कर रहा है, आपके थर्ड स्टेट को, यानी कि ठीक है, ये एडजस्ट कर लेना, ESTAT, थर्ड स्टेट को भैया क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी कि वही बात हो गई, घर का भेदी लंका ढाए, क्लियर। तो मेरा भी वही काम कर रहे थे। ही वॉज कन्विंस्ड, क्यों, क्या बात थी, इन्होंने क्या बोला, ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद ए सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, ठीक है। तो ये क्या चाहते थे, नीड टू डू अवे, खत्म, ये सब नहीं होना चाहिए
कि अवे विद ए सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, ठीक है। ही ब्रॉट आउट ए जर्नल, इन्होंने कोई जर्नल भी लिखा था, और भैया डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्सलीस। वर्सलीस के अंदर जो भी क्राउड इकट्ठी हुई थी, इन्होंने एक बहुत तगड़ी पावरफुल स्पीच दी। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि युद्ध और रिवॉल्यूशन, युद्ध हथियारों से होता है और रिवॉल्यूशन कब आता है, जब किसी इंसान के अंदर बोलने की ताकत होती है। एक ग्रेट ऑरेटर होता है जब वो बोल पाता है चीज़ें, सामने वाले इंसान के अंदर एकदम फायर लगा दे, एकदम मतलब जब कोई उसे सुने तो एकदम फायर, एकदम जब उसे उसके आइडियाज़ को पढ़े, जब उनके बारे में पढ़े तो एकदम इंसान एकदम से फायर हो जाए कि भाई क्या लिखा है, क्या बोला है, ठीक है। तो इस तरीके से बोलना चाहिए। अरे ऐसे नहीं मतलब तुम रिवॉल्यूशन में जा रहे हो, तुम धीरे धीरे, हाँ भाई साहब क्या है, हाँ हम रिवॉल्यूशन चाहते हैं, ऐसा रिवॉल्यूशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं। अगर इस तरीके से आपका हिटलर बोलता तो आज उसको इतिहास याद नहीं रखता। यूट्यूब पे जाके कभी भी हिटलर की स्पीच सुन लेना आप लोग, क्या बोलता था, मतलब उसकी अभी की अगर प्रेजेंट टाइम की, तो मतलब प्रेजेंट टाइम में उसकी स्पीचें सुन लो ना तो भी एकदम से जोश आ जाए, मतलब भाई साहब इसके लिए तो हम जान दे देंगे। और वही जर्मनी में हुआ था। हम 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे हिटलर के बारे में, पूरा चैप्टर हिटलर के बारे में है आपका, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, ये स्मार्ट सा आदमी, ये क्लर्जी क्लास से बिलोंग करता था आपका, ठीक है। प्रीस्ट थे, प्रीस्ट जानते हो, साधु संत, ठीक है। ये देखो कितना स्मार्ट सा है ना। तो इन्होंने एक क्या लिखा, रॉट एंड इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ये क्वेश्चन याद रखो, इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा है जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। क्या था, अब ये दोनों लोग अबे सियासी और मिराबियो, एक क्लर्जी क्लास से एक नोबेलिटी क्लास से सपोर्ट कर रहे हैं थर्ड स्टेट को। थर्ड स्टेट वालों की दिक्कत किससे है, क्लर्जी क्लास से, नोबेलिटी क्लास से, ठीक है। हम कह भी नहीं सकते ऐसी दिक्कत है, बट वो इतना ही तो चाहते थे कि नोबेल और क्लर्जी को जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, वो नहीं मिलने चाहिए ना, खत्म कर दो। और सिंपल सी बात है, सच में खत्म कर देने चाहिए थे। अब ये आपका फॉल ऑफ वेस्टर्ली फोर्ट, ठीक है, वेस्टर्ली फोर्ट था ये आपका। नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सलीस ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी नेशनल असेंबली बिजी थी कहाँ, वर्सलीस में, किसकी वजह से, क्या कर रही थी वो, कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी, ड्राफ्ट कर रही थी भैया आपका कॉन्स्टिट्यूशन। रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीथेड विद टर्मोइल, और बाकी जो फ्रांस था वो सीथेड विद टर्मोइल, यानी कि टर्मोइल का मतलब होता है इनस्टेबिलिटी, उथल पुथल की स्थिति थी भैया, बड़ी दिक्कत चल रही थी फ्रांस में, ठीक, कुछ चीज़ें स्टेबल ही नहीं थी। सीवियर विंटर हैड मीन्ड ए बैड हार्वेस्ट, और देखो अत्यधिक सर्दी का मतलब क्या था कि भैया वहाँ पे क्या होगा, बैड हार्वेस्ट, खेती खराब होगी आपकी। उसके बाद प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, यानी कि मतलब वही फिर से डिमांड एंड सप्लाई आ गया। डिमांड एंड सप्लाई मतलब क्या, जब हार्वेस्ट खराब होगा तो प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन खराब तो सप्लाई कैसी होगी, सप्लाई कम होगी आपकी, ठीक है। डिमांड कैसी होगी आपकी, हाई होगी, और प्राइस कैसे होंगे फिर आपके, प्राइसेस भी हाई होंगे, क्लियर। तो भैया प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज, प्राइस बढ़ने लगे, ठीक। ये गुलाब वाला रोज मत समझना, तुम्हारे दिमाग में एकदम से रोज देख के वो गुलाब का फूल आ जाए, ये थर्ड फॉर्म है राइस की, ठीक है। तो बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। बेकर्स ने क्या करा, उन्होंने सिचुएशन को और बद से बदतर कर दिया, ठीक है, सप्लाई को रोक दिया, होर्डेड द सप्लाईज। उसके बाद क्या होता है, स्पेंडिंग आवर्स इन द लॉन्ग क्यूज एट बेकरी, ठीक है। अब देखो तुमने सिचुएशन देखी होगी, जब हम भैया लाइन में लगे रहते हैं बहुत घंटों तक, बहुत टाइम तक, तो क्या हुआ, स्पेंडिंग आवर्स इन द लॉन्ग क्यू एट द बेकरी क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन, यानी कि जब आपके ब्रेड वगैरह कौन खरीदने जाती थी, वुमेन खरीदने जाती थी, और जब वो बहुत देर तक कतारों में लगी रही, लाइनों में लगी रही, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, और इन्होंने कहा भाई साहब तुम ब्रेड ऐसे नहीं दोगे, इन्होंने कर दिया दुकानों पे हमला, तोड़ फोड़, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, किंग ऑर्डर, जब किंग को इस सिचुएशन के बारे में पता चला कि हमारे फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा स्थिति बद से बदतर हो गई है, तो उसने क्या किया कि किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। किंग ने बोला कि ट्रूप्स का मतलब होता है सेना की टुकड़ियों को लेके कहाँ पहुँचना है, पेरिस जाना है,
क्लियर। 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल फोर्ट, ठीक है। क्या हुआ कि 14 जुलाई को गुस्से में जो क्राउड थी, आपकी भीड़ थी, उस स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ दिया बिल्कुल। कंट्री साइड रिमर्स स्प्रेड फ्रॉम ब्लेज टू ब्लेज, कंट्री पूरे कंट्री में र्यूमर फैलाए गए, ब्लेज टू ब्लेज। क्या र्यूमर फैला दिया गया? दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर, ठीक है, जो लॉर्ड्स हैं आपके, मतलब जो मालिक, मतलब मैनोर के जो मालिक हैं, हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। इसको इस लाइन पे मत जाओ, इंग्लिश को मारो गोली। देखो ऐसे समझो, लोगों को लगा कि भैया जो लॉर्ड्स ऑफ मैनोर है ना, यानी कि ऐसे समझ लो जो बड़े लोग हैं ना, उनने कुछ गुंडे हायर करे हैं। गुंडे हायर क्यों करे हैं? कि ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे, वो आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? डिस्ट्रॉय खत्म करने के द राइस क्रॉप्स, जो हमारी राइप क्रॉप्स है ना, जो फसलें पक गई हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। ये सिर्फ र्यूमर था, ऐसा क्या दिया गया बुक में आपकी में, र्यूमर फैलाया गया ब्लेज टू ब्लेज, ठीक। क्या हुआ, इसका असर क्या होता है? पीजेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होस एंड पिचफॉक्स एंड अटैक चैट्यूक्स। क्या करा? बहुत सारी जगह इनने सीज कर ली, एंड पिचफॉक्स एंड अटैक चैट्यूक्स वगैरह पर क्या कर दिया? आपका अटैक कर दिया। अब देखिए आपके चैट्यूक्स क्या होते हैं, ये देख लीजिए एक बार। देखिए, कैस्टल और स्टेटली रेजिडेंस, कैस्टल होते हैं, स्टेटली रेजिडेंस होते हैं, बिलोंगिंग टू ए किंग और ए नोबलमैन। ये जो बिलोंग करते हैं किससे? या तो किंग से या किसी नोबल मैन से। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स, ठीक है, उन्होंने जो आपका नाच पानी जो रखा हुआ था उसको लूट लिया। बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स, और वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको क्या कर दिया? जला दिया। बर्न डाउन कंटेन इन रिकॉर्ड्स ऑफ द मैनोरियल ग्रेन, और जिनके अंदर रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स थे वो सब जला के खाक कर दिया, बर्न डाउन, ठीक है। क्या मतलब? नाच पानी लूट लिया, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले उनको क्या कर दिया? इनने जला दिया। आगे बढ़ते हैं हम। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लीड फ्रॉम देयर होम्स, और बहुत सारे नोबल्स, नोबलिटी क्लास के जो लोग थे, वो अपना मतलब घर वर छोड़ के भाग गए, निकल लिए वहाँ से। कह रहे कि भैया यहाँ रुकना, मतलब जब भीड़ पागल होती है ना, भीड़, तो उस भीड़ में रुकना नहीं चाहिए। जब आम आदमी, बोलते ना, आम आदमी की जब सटकती है तो समझ जाओ खत्म, काम खत्म। तो जब आम आदमी की सटकी तो ये नोबल ओवल जो क्लास के जो लोग थे, अरे कहा भैया भागो यहाँ से, मार दिए जाएंगे, ठीक है। जान बची तो लाखों पाए, ठीक है। अगर जान रहेगी तो भैया सब कुछ है, और जान ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, है ना। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लीड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग, और बहुत सारे लोग माइग्रेट ही कर गए टू नेबरिंग कंट्री, ठीक है। नेबरिंग कंट्री में क्या कर गए? माइग्रेट कर गए, भैया अपना देश बिल्कुल ही छोड़ दिया, वो चले गए इस देश से, ठीक। उसके बाद क्या था? द टेनिस कोर्ट ओथ। अब टेनिस कोर्ट में ओथ होती है। प्रिपेरेटरी स्केच फॉर ए लार्ज पेंटिंग बाई जैक्स लुइस डेविड, द पेंटिंग वॉज इंटेंडेड टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली, और बोला गया कि ये जो पेंटिंग जो भी है उसको क्या लटकाया जाएगा? नेशनल असेंबली में। क्लियर? तो बेटा आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका ये सेकंड पार्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, बाकी पार्ट जल्दी लेके आएंगे। बाकी ये रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए, क्लियर। बाकी काफ़ी बच्चों का आज बाहर से मैसेज आया था, कॉल आया था, तो आप अगर नोट्स की अगर ऐसी बात है तो हम ट्राई करेंगे कि आपको नोट्स प्रोवाइड करवा पाएँ, क्लियर। या तो आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, उसके खुद कॉपी और पेन लेके बैठिए, आप अपने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है तो अगली बार से अगर ऐसा है तो हम कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, आपके में कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में हम अपना जो भी मोबाइल नंबर है और जो भी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह है, टेलीग्राम ग्रुप का जो भी है, हम एड्रेस डाल देंगे, उसके थ्रू आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, जय हिंद।